नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस सेशन में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल के बारे में। काफ़ी डिमांड में ये टॉपिक है और मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट मिल रही थी कि मैं ये टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं। तो 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल जानने से पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने कलीग्स और दोस्तों को भी बताएं। तो आइए जानते हैं कि 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल है क्या। तो जो 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल है ये एक जरिया है डेटा को कलेक्ट करने का, कलेक्ट करके उसको एनालाइज करने का, डेटा को एनालाइज करके रूट कॉज आइडेंटिफाई करने का और रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के बाद में एक्शन लेने के बाद में जो रिजल्ट है उसको मेजर करने का। तो ये जो 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल है ये न्यूमेरिकल डेटा पे काम करता है और एनालाइज करने के बाद में जो हमको सॉल्यूशन डेवलपमेंट करना होता है ये हमको ही करना होता है और उसको इंप्लीमेंट करना होता है। इसमें टूल हमें मदद नहीं करेगा। तो जो 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल आज हम जानने वाले हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में, क्या क्या है जरा जानते हैं। हम आज जानेंगे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के बारे में, पैरेटो एनालिसिस, फ्लो चार्ट, स्कैटर डायग्राम, चेक शीट, हिस्टोग्राम और कंट्रोल चार्ट। तो आइए अब इन टूल्स को डिटेल में समझते हैं। तो पहला टूल हमारा जो है ये है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसे इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं क्योंकि इसे प्रोफेसर कोरो इशिकावा ने डेवलप किया था और इसे फिशबोन डायग्राम भी काफी पॉपुलरली कहा जाता है क्योंकि इसका जो दिखावट है ये बेसिकली फिश के बोन की तरह लगता है, इसलिए इसे फिशबोन डायग्राम भी कहा जाता है। तो जो फिशबोन डायग्राम है ये एक तरीका है हमारे पोटेंशियल कॉजेस, यानी कि जिस प्रॉब्लम पे हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं उनके पोटेंशियल कॉजेस ढूंढने के लिए, रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए फिशबोन डायग्राम नहीं होता है। यानी कि इसमें हम सिर्फ पोटेंशियल कॉजेस आइडेंटिफाई करते हैं, बाद में उन कॉजेस को वैलिडेट करने के बाद में हम रूट कॉज में पहुंचते हैं। इस डायग्राम में हम इस पोर्शन में इफेक्ट लिखते हैं और इनके जो कॉजेस हैं कॉजेस को हम इस साइड में लिखा जाता है और कॉजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए 6M का इस्तेमाल किया जाता है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर या एनवायरनमेंट। तो बेसिकली फिशबोन डायग्राम बनाने के लिए पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद में जो कॉजेस निकलती हैं उन कॉजेस को इन एम्स में डिवाइड कर दिया जाता है, बाद में फिर उसे वैलिडेट करके उस पर रूट कॉज आइडेंटिफाई किया जाता है। तो फिशबोन डायग्राम के बेनिफिट क्या है? फिशबोन डायग्राम के बेनिफिट्स ये हैं कि ये हमें पोटेंशियल कॉजेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ये टीम वर्क सिस्टम को लागू करता है और हमें प्रॉब्लम के कॉजेस को अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी होती है। और ये फिशबोन डायग्राम जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग के रिलेशनशिप को भी एस्टैब्लिश करता है। आइए अब जरा देखते हैं फिशबोन डायग्राम का एक एग्जांपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इफेक्ट जो है यहाँ पर लिखा गया है, ये पुअर रेस्पॉन्स टू कस्टमर, ये इफेक्ट है और जो कॉजेस है यहाँ पर 4M का इस्तेमाल किया गया है। फिशबोन डायग्राम में आप 4M का इस्तेमाल कर सकते हैं, 6M का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप P का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है एक टीम के मैच्योरिटी पे। यानी कि आप पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, आप P भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो फिशबोन डायग्राम में ये जो कॉजेस हैं, जो मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड आप देख रहे हैं, इन्हें प्राइमरी कॉजेस कहा जाता है। अगर हम मशीन का एग्जांपल देखें तो मशीन जो प्राइमरी कॉज है इसमें फिर फर्दर सेकेंडरी कॉज आइडेंटिफाई किया गया टेलीफोन और सेकेंडरी कॉजेस पर फर्दर टर्शियरी कॉजेस यानी कि नेक्स्ट लेवल के कॉजेस कि टेलीफोन ओवरलोड हो गया है या स्लो डायल हो रहा है या इनसफिशिएंट लाइन्स है वगैरह वगैरह, ये टर्शियरी यानी कि थर्ड लेवल के कॉजेस हैं। तो डिपेंड करता है कि टीम जो है कितनी मैच्योर है उस सब्जेक्ट पे, तो आप उस लेवल के कॉजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फिशबोन डायग्राम जो है एक कॉमन टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमें पोटेंशियल कॉजेस आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकेंड टूल जो है ये है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है 7QC टूल का। ये हमें किसी प्रोसेस के सीक्वेंस को समझने में हेल्प करता है। एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें कि हम प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप को समझते हैं कि प्रोसेस हमारा कैसे फ्लो करेगा। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? हमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, प्रोसेस को समझने में हेल्प करता है और अगर प्रोसेस में कुछ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है हम उसको भी आइडेंटिफाई करके
इंप्रूव कर सकते हैं। एक टिपिकल प्रोसेस फ्लो चार्ट्स के जो सिंबल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ये जो है स्टार्ट और एंड में इस तरह का सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है, और प्रोसेस को कनेक्ट करने के लिए एरो, उसके बाद में प्रोसेस के स्टेप्स में जहां पर हमारा प्रोसेस में क्या हो रहा है एक्टिविटीज उसको डिफाइन करने के लिए हम रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटीज के लिए हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और डिसीजन बॉक्स जहां पर हमें कुछ क्वेश्चन करना है कि किस तरीके से होगा, यस और नो, तो हम रोम्बस का या डायमंड शेप का हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक एग्जांपल है प्रोसेस फ्लो चार्ट का, जिसमें कि हमने जो सिंबल्स की बात की थी उन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोसेस के सीक्वेंस को जोड़ के दिखाया गया है। इससे हमको प्रोसेस को समझने में आसानी होती है, और उसमें हमारे जो डिफेक्ट्स हैं या इश्यूज हैं हम उनको आइडेंटिफाई करके हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जो थर्ड टूल है वो है चेकशीट। तो चेकशीट होता है, ये हमें काउंट डेटा को कलेक्ट करने में और ऑर्गेनाइज करने में हमको हेल्प करता है, जिससे कि हम आगे के हमारे जो इंप्रूवमेंटल एक्टिविटीज है, एनालिटिकल एक्टिविटीज हम इससे कर पाए। आइए एक एग्जांपल देखते हैं हम चेकशीट का। तो दोस्तों, ये एक एग्जांपल है चेकशीट का। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में असेंबली लाइन में सुपरवाइजर ने ऑपरेटर को ये चेकशीट बना के हैंड ओवर किया हुआ है। आप इस कॉलम में देख सकते हैं जो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स है सारे लिखे गए हैं, लूज स्क्रूज, डर्ट इन डिस्टेंस सेंसर, एक्सटीरियर स्क्रैचेस वगैरह वगैरह। तो सारे जो डिफेक्ट्स है वो लिस्ट आउट किए गए हैं, और यहाँ पर डेज हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें और छठे दिन। इंस्पेक्शन कैसे करना है? 100% विजुअल इंस्पेक्शन। तो ऑपरेटर चेकशीट का इस्तेमाल करते हुए हर दिन डेटा कलेक्शन कर रहा है। तो पहले दिन में पहला डिफेक्ट जो लूज स्क्रू है 4, दूसरा डिफेक्ट 5, इस तरीके से टोटल 18 डिफेक्ट कैप्चर हुए हैं। दूसरे दिन में 20, तीसरे दिन में 20, चौथे दिन में 17 और पांचवें दिन में 16 डिफेक्ट। तो टोटल अगर हम लास्ट कॉलम में समरी देखते हैं तो हमको पता चलता है इसमें कि कौन से डिफेक्ट कितनी बार आए हैं। तो ये हमको डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर हम फर्दर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दूसरे टूल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पैरेटो डायग्राम होगा। हम उसको आगे में समझेंगे। तो पैरेटो डायग्राम से हम इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो ये जो चेकशीट है ये हमको हेल्प करता है डाटा को कलेक्शन करने के लिए। हम अगर ग्रोसरी के दुकान में अगर ग्रोसरी खरीदने जाते हैं तो काफी बार हम लोग लिस्ट भी बनाते हैं, चावल 5 किलो, आटा इतना किलो, चीनी, मसाला, तेल वगैरह वगैरह। तो वो जो लिस्ट बनता है वो भी एक तरह का चेकशीट ही है। दोस्तों, चौथा टूल जो है ये है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है डेटा कलेक्शन करने के बाद में उसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। इसको सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट्स वगैरह में काफी रिगरेसली इस्तेमाल किया जाता है, और हिस्टोग्राम को स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक अच्छे हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास में मिनिमम जो डेटा होना चाहिए 30 का होना चाहिए, लेकिन अगर आप मास मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो कोशिश कीजिए कि मिनिमम 100 और अबव डेटा कलेक्ट कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा डेटा पॉइंट रहेंगे आपका एनालिसिस और कंक्लूजन उतना बेहतर होगा। आइए अब इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। समझो कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, गर्मी का दिन है, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हेड ने मेंटेनेंस के बंदे को बोला कि जाओ मशीन का टेम्परेचर चेक करके आओ कि कितना गर्म हो रहा है। वो बंदा टेम्परेचर गन लेके जाता है और मशीन पे हर एक मशीन का अलग अलग पॉइंट्स में रीडिंग लेता है टेम्परेचर का, और इस तरह का एक शीट बना के अपने एचओडी को लाके हैंडओवर करता है। सर ये लीजिए डेटा। इसको देखने के बाद में आपको क्या समझ में आता है? बहुत सारे डेटा, कुछ भी कंक्लूड हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसका हेल्प हमें ये मिलना चाहिए कि हमें उसको कंक्लूड करने में और एक्शन लेने में हमें आसानी हो। तो देखते हैं कि इस डेटा को हिस्टोग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस डेटा पॉइंट को हमने इस तरीके से समराइज कर लिया, यानी कि हमने ये देखा कि जो मेरा टेम्परेचर रेंज था वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो मिनिमम टेम्परेचर जो है 300 डिग्री है और मैक्सिमम जो है 450 है। तो 300 से 450 के बीच में हमने टोटल डेटा पॉइंट को 10 रेंज में बांट दिया। 300 से 315, 316 से 330, इस तरीके से 10 रेंज में बांट दिया, और ये देखा कि इस रेंज में कितने डेटा पॉइंट आ रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी यानी कि अकरेंस निकल गया। अब ये हमें थोड़ा सा समझने में आसानी कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसे जरा देखते हैं। ये जो है हमारा ये है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम देखने के बाद में हमको समझने में काफी आसानी हो रही है, यानी कि मेरा टेम्परेचर का जो रेंज है 300 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट 300 और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट
450 दिया गया है। यानी कि हमारा टेम्परेचर जो है इस रेंज में है और कितने डेटा पॉइंट किस रेंज में आए हैं ये भी हमको समझ में आ रहा है, तो हमको कंक्लूड करने में आसानी होती है। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। एक सप्ताह के बाद में मेंटेनेंस के लड़के ने दोबारा एक रीडिंग लिया। अब मेंटेनेंस का हेड जब इसको रिव्यू करता है तो उसको पता चलता है कि जो टेम्परेचर जो है ये मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अपर साइड में आ रहे हैं, यानी कि मशीनें गर्म हो रही है। तो ये उसको कंक्लूड करने में और एक्शन को इनिशिएट करने में हेल्प कर रहा है। पांचवा टूल जो हमारा है ये पैरेटो चार्ट है। पैरेटो चार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट टूल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। पैरेटो चार्ट जो है ये हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद में प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है। यानी कि पैरेटो एनालिसिस जो है एक प्रायोरिटाइजेशन टूल है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, जो हमारे पास में प्रॉब्लम्स रहते हैं, प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम हर एक प्रॉब्लम में एक ही बार में काम करें। तो प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करने के लिए पैरेटो एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रायोरिटाइज करने के बाद में जो इंपॉर्टेंट एरिया आइडेंटिफाई किया जाता है इसे कहते हैं वाइटल फ्यू, और जो कम इंपॉर्टेंट रहते हैं इसे कहते हैं ट्रिवियल मेन। तो पहले हम फोकस करते हैं वाइटल फ्यू पे एक्शन लेने। तो पैरेटो का इस्तेमाल क्या है? प्रायोरिटाइजेशन करने के लिए, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए सिम्टम का, और उसके इफेक्टिवनेस को भी जज करने में हमें हेल्प करता है। एक एग्जांपल देखते हैं पैरेटो का। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डेटा है। यहाँ पर तरह तरह के डिफेक्ट्स दिए गए हैं और डिफेक्ट के अकरेंसेस दिए गए हैं। अब इन अकरेंसेस को अगर हम देख रहे हैं तो हम जनरली एडवाइस करते हैं कि पहले कॉज पर भी एक्शन ले लो, दूसरे पर भी ले लो, तीसरे पर ले लो, यानी कि हम हर एक इश्यूज पे काम करने की कोशिश करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम इसी को पैरेटो में प्रेजेंट करें तो पैरेटो का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, तो जिससे हमको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा मिलता है, जिससे कि हमको पता चलता है कि हमको किस पे काम करना है। टिपिकली पैरेटो एनालिसिस में 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 20% ऑफ द कॉजेस इंपैक्टिंग 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स। दोस्तों, पैरेटो ग्राफ और जो हमारा बार ग्राफ होता है, दोनों में मेन अंतर क्या है? बार ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, जबकि पैरेटो में एक्स एक्सिस के अलावा वाई के दो एक्सिस होते हैं, y1 और y2, और इसके अलावा जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी इसमें चलता है। ये मेन डिफरेंस है बार चार्ट और पैरेटो का। पैरेटो में एक वेटेड पैरेटो का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमने पहले जो एग्जांपल देखा था वो सिंपल फ्रीक्वेंसी बेस्ड पैरेटो था, उससे हमको सिविरिटी के हिसाब से एक्शन लेने में मदद नहीं मिलती है। तो वेटेड पैरेटो में क्या कहता है? या तो सिविरिटी या कॉस्ट को भी अकरेंस के साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिफेक्ट्स हैं वो डिफेक्ट्स का अकरेंस सेकंड कॉलम में है और थर्ड कॉलम में कॉस्ट भी दिया गया है। तो जब हम डिफेक्ट्स के अकरेंस को कॉस्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वेटेड कॉस्ट निकल रहा है। तो यहाँ जो पैरेटो बनेगा ये वेटेड पैरेटो। दोस्तों, आइए जानते हैं आप 6th टूल के बारे में। तो हमारा 6th टूल जो है वो है कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स का प्राइमरी पर्पस होता है हमारे प्रोसेस के स्टेबिलिटी को चेक करना, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ इज माय प्रोसेस बिहेविंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये हमें प्रोसेस को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि प्रोसेस कहीं आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन लिमिट तो नहीं जा रहा है। ये हमें प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन को समझने में भी हेल्प करता है कि प्रोसेस ये कॉमन कॉज या असाइनेबल कॉज के इन्फ्लुएंस में चल रहा है। और कंट्रोल चार्ट को स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कंट्रोल चार्ट जो होते हैं काफी तरह के होते हैं। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एक डिसीजन ट्री दिया है आपके समझने के लिए कि जो अलग तरह के जो कंट्रोल चार्ट्स होते हैं हम कैसे सिलेक्ट करें। तो हमारे जो डेटा होते हैं जनरली दो तरह के होते हैं, एट्रीब्यूट डेटा और वेरिएबल डेटा। तो पहले हमको ये देखना है कि हमारा डेटा टाइप क्या है। डेटा अगर मेरा एट्रीब्यूट है या वेरिएबल है। अगर मेरा वेरिएबल है तो हम इस फ्लो को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया गया जो कि 7QC टूल का एक टूल है। तो अगर डेटा मेरा वेरिएबल में है, जिसे कंटिन्यूस डेटा भी कहते हैं, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा सैंपल साइज क्या है। अगर सैंपल साइज 1 है तो मैं IXMR, जिसे IMR चार्ट भी कहते हैं, यानी कि इसे इंडिविजुअल मूविंग रेंज चार्ट कहते हैं। अगर मेरा सैंपल साइज 1 से ज्यादा है तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सैंपल साइज 1 से ज्यादा तो है, क्या ये 10 से कम है? अगर 10 से कम है तो मैं X बार R चार्ट यानी कि एवरेज और रेंज चार्ट का इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरा सैंपल साइज
10 से ज्यादा है तो मैं x बार S चार्ट यानी कि एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट का इस्तेमाल करूंगा। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल चार्ट के लिए। अब जो नेक्स्ट रहेगा वो हमारा रहेगा एट्रीब्यूट के लिए। अगर मेरा एट्रीब्यूट में डेटा है तो मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जो मेरा डेटा है वो डिफेक्ट के लिए है या डिफेक्टिव के लिए है। अगर डिफेक्ट के लिए है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इंस्पेक्शन का जो हमारा सैंपल है वो एक ही पे है या अलग अलग है। अगर एक ही पे है तो मैं सी चार्ट का इस्तेमाल करूंगा, और यू चार्ट जो होता है ये एक पे भी और मल्टीपल सैंपल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर मैं एट्रीब्यूट चार्ट डिफेक्टिव के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सैंपल साइज मेरा कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर सैंपल साइज कांस्टेंट है तो मैं एनपी चार्ट का इस्तेमाल करूंगा, और अगर मेरा सैंपल साइज अगर वेरिएबल में है या कांस्टेंट भी है तो भी मैं पी चार्ट का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो दोस्तों ये डिसीजन ट्री आपको टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट को सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा। हम इस सेशन में ये जो कंट्रोल चार्ट्स इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये टिपिकल जो कंट्रोल चार्ट्स होता है, किसी भी तरह कंट्रोल चार्ट ले लीजिए, उसमें जो सेंटर लाइन जो होता है ये मेरा टारगेट लाइन होता है, और उसमें जो कंट्रोल लिमिट्स होते हैं अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, ये टिपिकली 3 सिग्मा ऊपर और 3 सिग्मा नीचे होते हैं, और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। दोस्तों 7वां टूल जो है वो है स्कैटर डायग्राम। ये काफी पॉपुलर टूल है। इसका इस्तेमाल किसी भी दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्कैटर डायग्राम जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है, यानी कि इसमें हमको कोई नंबर नहीं मिलता है, हमको ग्राफिकली पता चलता है कि रिलेशनशिप दोनों वेरिएबल में है कि नहीं है। अगर मुझे नंबर चाहिए तो मैं कोरिलेशन एनालिसिस या अगर मैथमेटिकल मॉडल बनाना है तो मैं रिग्रेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं, जो कि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों आइए मैं इस स्कैटर डायग्राम को आपको एक्सेल शीट में जरा एक्सप्लेन करता हूं। तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये है बी कॉलम में, ये एवरेज एज ग्रुप है कि मान लेते हैं कंपनी है जहां पर कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंटेशन में एरर यानी गलतियां भी होती हैं। तो यहां पर जो है बी कॉलम में उनका एवरेज एज ग्रुप दिया हुआ है, और सी कॉलम में कि वो जो गलतियां कर रहे हैं, कितनी गलतियां कर रहे हैं ऑन एन एवरेज में, वो डाला हुआ है। अगर अब मुझे जानना है कि क्या एज का, उम्र का गलतियां होने पर इंपैक्ट होता है, कुछ रिलेशनशिप है क्या, तो इससे मैं स्कैटर डायग्राम बना के समझ सकता हूं। आइए जरा इसको बना के देखते हैं। तो स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए मैं पहले डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। ये मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया, और अब आप जाइए यहाँ पे इंसर्ट में, इंसर्ट में क्लिक कीजिए। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये चार्ट्स का है, तो चार्ट्स में आपको स्कैटर प्लॉट का मिल जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ इंसर्ट एज स्कैटर चार्ट ऑल्सो नोन एज XY चार्ट। XY मतलब हो गया इनपुट आउटपुट चार्ट। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं, और ये पहले वाले को मैं क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये अपने आप ही ग्राफ बन गया। तो यहां पर आप क्या दिखा रहा है, यहां पर एक ट्रेंड दिखा रहा है। तो ये ट्रेंड को देख के मुझे कंक्लूड करना है कि रिलेशनशिप किस तरीके का है। तो दोस्तों ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, अगर डेटा का जो फ्लो है अगर इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ में एक पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा हो तो इसे हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कहेंगे, और अगर ये इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो उसे नेगेटिव रिलेशनशिप कहेंगे। रिलेशनशिप बनाने के लिए हम किसी एक बिंदु को सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए 8 ट्रेंड लाइन है, मैं ट्रेंड लाइन में क्लिक करूंगा तो काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट इसमें लीनियर है, आप कुछ मत कीजिए, क्लोज कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ये ट्रेंड अपने आप से बन गया, यानी कि ये दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि रिलेशनशिप कितने तरह के हो सकते हैं। जैसा कि हमने एक्सेल शीट में देखा था, अगर इस तरीके का रिलेशनशिप मिल रहा है तो इसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, और अगर इस तरीके का मिल रहा है तो इसे हम कहेंगे कि स्लाइटली पॉजिटिव है। अगर ऐसा है तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अगर इस तरीके का है तो इसे कहेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है, और अगर इस तरीके का है तो इसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप। तो दोस्तों ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और एक अच्छे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए जो डेटा पॉइंट होता है कम से कम 30 होना चाहिए। वैसे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अगर आपके पास में सफिशिएंट डेटा है तो आप
100 या 100 से अबव लीजिए, आपका एनालिसिस और कंक्लूजन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल था आपके लिए। आशा करता हूं कि आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा। आप अपने व्यूज जो हैं कमेंट में डालें। कुछ अगर लगता है कि आपको इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए था तो आप अपना इनपुट हमसे शेयर करें। आपने अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे दूसरे वीडियो को भी देखें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।